दोस्तों, पिछले 3 सेशन से हम लोग चर्चा कर रहे हैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट विषय पर कि शादी के समय जन्मपत्री मिलान या हॉरोस्कोप मैचिंग जो हम करते हैं शादी के टाइम, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। और हमने चर्चा की कि जो गुण मिलान है जो हम लोग नॉर्मली समझते हैं वो हॉरोस्कोप मैचिंग नहीं होता एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। और ज्योतिष जो कहता है कि हमें 4 चीज़ें देखनी है हॉरोस्कोप मैचिंग के लिए। पहला होता है कि लॉन्गेविटी ऑफ द बॉय एंड गर्ल, उनकी एक दोनों की एज का हमें एक असेसमेंट करना पड़ता है। और मैंने कहा था कि हमें ये देखना है कि दोनों की अगर लंबी आयु है तो बहुत अच्छा है, अगर लंबी आयु नहीं भी है तो दोनों की एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और सेकंड चीज़ हम देखते हैं कि मेंटल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ, कि मेंटली और साइकोलॉजिकली उनका स्टेटस क्या है, उनका लेवल क्या है। उसमें भी अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तभी भी शादी चलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और तीसरा कहा था कि हमें ये फैक्टर देखने हैं दोनों के हॉरोस्कोप में विच इंडिकेट सेपरेशन डाइवोर्स। ऐसे कोई फैक्टर तो नहीं है कि ये दिखाएं कि इन दो व्यक्ति साथ रह नहीं सकते, या मतलब सेपरेशन डाइवोर्स या डेथ इंडिकेटेड हो। और इसके लिए हम लोगों ने कहा था कि हमें 3 हाउसेस, 3 भाव हमारे जो हॉरोस्कोप में होते हैं, 7वां, 8वां और 9वां भाव, इनको बहुत एक क्रिटिकली एग्जामिन करना पड़ता है। और उसके लिए खास तौर से जो 8वां भाव होता है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो 8वें भाव को हमें बहुत ही एक अच्छी तरह से देखना पड़ता है, तब हम एक हॉरोस्कोप मैचिंग कर पाते हैं। तो जब ये पक्का हो जाता है या श्योर हो जाते हैं हम कि 2 व्यक्ति रह सकते हैं, तब हम ज्योतिष में कहा कि तब आप कंपेटेबिलिटी की बात करिए कि उनकी आपस में कंपेटेबिलिटी कैसी रहेगी। और उससे पहले भी 1-2 चीज़ें और भी हैं, मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि एक हमारे ज्योतिष में एक विष कन्या योग होता है। तो विष कन्या योग होता है कि मतलब जो फीमेल है वो शादी के लिए जो उसका हॉरोस्कोप बहुत अच्छा नहीं है, और जहाँ भी वो जाएगी उस जिससे कहा कि अगर जुपिटर किसी फीमेल का बहुत अच्छा होता है, जहाँ भी जाती है तो प्रॉस्पेरिटी आती है, बिल्कुल साक्षात लक्ष्मी की तरह उसका रोल होता है। और जहाँ पर विष कन्या योग होता है, अगर ऐसी लड़की की शादी होती है और जिस परिवार में भी जाती है उस परिवार की बर्बादी होती है। तो विष कन्या योग जो है वो डिपेंड करता है, कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, दिन और नक्षत्र और तिथि, अगर वो तीनों कंबाइंड होते हैं या उस कॉम्बिनेशन में आते हैं, तब हम कहते हैं कि लड़की जो है विष कन्या योग से पीड़ित है। तो वो भी हमें थोड़ा सा देख लेना चाहिए जब भी हम शादी की बात करते हैं। और विष कन्या योग के कुछ योग हैं, मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि अगर जन्म इतवार संडे का हो, नक्षत्र अश्लेषा हो और द्वितीया तिथि हो, सेकंड तिथि हो, तो भी ये विष कन्या योग बनता है। दूसरा कॉम्बिनेशन है कि बर्थ अगर सैटरडे का है, नक्षत्र अगर कृतिका है और जो तिथि है वो 7th या 7वीं तिथि है, तभी भी विष कन्या योग बनता है। या फिर ट्यूसडे का बर्थ हो, नक्षत्र सतविशाख हो और द्वादशी तिथि हो, 12 तिथि हो, तो उस केस में भी कहते हैं कि विष कन्या योग बनता है। इसके अलावा भी अगर शनि लग्न में होता है और सूर्य 5th हाउस में 5वें भाव में हो और मंगल 9वें भाव में हो, इसका मतलब तीनों हमारे जो त्रिकोण स्थान है वो एफ्लिक्टेड है, तो उस केस में भी जो विष कन्या योग बनता है। और ये भी कहा कि अगर असेंडेंट में 6th हाउस में और 8th हाउस में, 3 हाउसेज में है, असेंडेंट मतलब लगन 1st हाउस, 6th हाउस और 8th हाउस, इन तीनों हाउसेस में अगर अशुभ ग्रहों का प्लेसमेंट होता है, तभी भी जो है विष कन्या योग ही हम उसको बोलते हैं। इसका मतलब वो शादी के लिए बहुत अच्छा हॉरोस्कोप नहीं है। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद नाउ द क्वेश्चन ऑफ कंपेटेबिलिटी विल कम। और कंपेटेबिलिटी का जैसे मैंने बताया था कि जो गुण मिलान का जो कंसेप्ट है बहुत एज ओल्ड कंसेप्ट है, जो आजकल के टाइम में लागू नहीं होता, या हम कहें ऑब्सोलीट है, आउटडेटेड है। फिर भी मैंने कहा कि हमारा जो माइंड सेट बना हुआ है वो इस तरह का बना हुआ है कि हमने सोच ही लिया है
कि जो हॉरोस्कोप मैचिंग है वो सिर्फ गन मिलान है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम लोग बहुत समझाने की कोशिश करते हैं लोगों को कि जो हॉरोस्कोप मैचिंग है गन मिलान नहीं है, आउटडेटेड है। तो कहते हैं नहीं, हमें नहीं पता कुछ, पंडित जी ने तो ये बताया है कि आप गुण मिलान देख लीजिए और अगर 18 गुण से ज़्यादा मिलते हैं तो आप शादी कर सकते हैं। बट जैसा मैं कह रहा हूँ कि हमें गुण मिलान देखकर शादी नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप गलत डिसीजन लेंगे और बाद में आपको शादी के बाद प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए किसी भी आप जो विद्वान ज्योतिष हैं, लर्नेड एस्ट्रोलॉजर हैं, उनको दिखाइए। वो बाकी पॉइंट्स भी एग्जामिन करेंगे, उसके बाद जो है वो कंपेटेबिलिटी की बात आती है। बट इवन देन हम लोग जो हमारा गुण मिलान का कंसेप्ट है उसमें हम क्या कंसिडर करते हैं वो भी थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि जब हम इतने उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं तो हमें मालूम भी होना चाहिए कि गुण मिलान में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। और गुण मिलान में जैसा आप जानते हैं सभी लोग कि टोटल 36 गुण्स होते हैं और 36 में हम लोग 8 एस्पेक्ट मैरिड लाइफ के कंसिडर करते हैं और उनको अलग अलग वेटेज दिया गया, उनके अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, अलग अलग गुण होते हैं। और इसमें हम 8 चीज़ें कंसिडर करते हैं। सबसे पहले वर्ण का जो वेटेज है 1 पॉइंट का है 36 में से। उसके बाद हम वश्य को कंसिडर करते हैं जिसका वेटेज 2 पॉइंट का है। उसके बाद हम तारा कंसिडर करते हैं, उसका वेटेज 3 पॉइंट का है। उसके बाद योनि कंसिडर करते हैं जिसका कि वेटेज 4 पॉइंट का है। लॉर्ड ऑफ मून साइन, मैचिंग ऑफ लॉर्ड ऑफ मून साइन, जो नेचर पता लगता है व्यक्तियों का, वो उसके जो है 5 पॉइंट्स का वेटेज है। फिर गन हम कंसिडर करते हैं, गन का वेटेज 6 पॉइंट का है। और फिर मैचिंग ऑफ लॉर्ड ऑफ मून साइन, नॉट मून साइन, मैचिंग ऑफ मून साइन अलोन, जिसको कि हम भकूट दोष कहते हैं, उसको वेटेज 7 पॉइंट का दिया हुआ है। और लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने कंसिडर किया वो नाड़ी दोष होता है जिसको कि 8 पॉइंट का वेटेज दिया गया है। और अगर हम इन सब को ऐड करेंगे, टोटल अगर हम करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे जो है वो करीब टोटल जो है 36 पॉइंट हो जाते हैं। और इसलिए ये 36 पॉइंट्स की हम बात करते हैं। और थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अब जैसे कहा, सबसे पहले वर्ण है। वर्ण को 1 पॉइंट का वेटेज दिया हुआ है। और पिछले टाइम में हमारी जो सोसाइटी थी वो 4 वर्णों में डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। एंड दिस वाज नॉट बेस्ड ऑन द कास्ट, एक्चुअली कास्ट के बेसिस पर नहीं था। दिस वाज बेस्ड ऑन योर कैपेबिलिटी, योर पोटेंशियल, आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, आप कितने इंटेलिजेंट हैं। तो ब्राह्मण लोग जो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड लोग हुआ करते थे, जो शास्त्रों को पढ़ सकते थे, उनको हमने कहा कि वो ब्राह्मण है, कि मतलब हाईली क्वालिफाइड, मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल, मोस्ट कैपेबल पीपल। उसके बाद जो इंटेलिजेंट बहुत नहीं थे बट फिजिकली बहुत स्ट्रांग थे, बहुत एडवेंचरस थे, बहुत कॉन्फिडेंट थे, उनको क्षत्रिय कहा गया। फिर कुछ लोग जो ना ही बहुत इंटेलिजेंट हैं ना ही बहुत फिजिकली स्ट्रांग हैं, उनको वैश्य कहा। और जो ना ही इंटेलिजेंट है ना ही स्ट्रांग है और कुछ उनका जो लेवल है लो है, उनको शूद्र कहा। और ये कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, दिस वॉज एंटायरली बेस्ड ऑन योर कैपेबिलिटी। तो राशियों के हिसाब से ये डिसीजन होता है कि आपका जो वर्ण है वो कौन सा है। जैसे 1, 5, 9 जिनकी राशियां होती हैं, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि जो है उनको क्षत्रिय कहा। और 2, 6, 10 मतलब वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि उनको वैश्य कहा। 3, 7, 11 मिथुन, तुला और कुंभ राशि को हमने शूद्र कहा। और 4, 8, 12 मतलब कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि को हमने ब्राह्मण कहा। और इसमें जो प्रिंसिपल था, हमारा प्रिंसिपल ये था कि जो लड़की है या जो फीमेल है, शी शुड नॉट बी मोर कैपेबल देन द बॉय, मतलब उसका वर्ण बेटर नहीं होना चाहिए और लड़के का वर्ण हमेशा बेटर होना चाहिए। क्योंकि अगर लड़की का वर्ण बेटर होगा तो लड़की कैन बी
फैमिली के ऊपर जो है उसका इन्फ्लुएंस रहेगा या उसका से रहेगा, जो नहीं माना गया, क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की वजह से ये प्रिंसिपल बनाया गया था। तो इसलिए जो वर्ण का प्रिंसिपल था वो यही था कि लड़की जो है वो लड़के से ज़्यादा कैपेबल नहीं होनी चाहिए, और इट वॉज एंटायरली बेस्ड ऑन दैट ओनली। फिर वश्य है, वश्य को 2 पॉइंट का 2 गुण का वेटेज दिया गया। वश मतलब म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द टू, एक दूसरे के वश में रहना। और ये भी हमारा राशियों के ऊपर डिसीजन होता है। जितनी भी हमारी जो राशियां हैं उसको हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: मानव, चतुष्पाद, जलचर, वंचर और कीट। जितनी भी राशियां हैं उनके जो सिंबल हैं, ये डिवीजन उनके ऊपर बेस्ड है। जैसे अगर मेष राशि है, मेष राशि का जो सिंबल होता है भेड़ा होता है, उसको चतुष्पाद कहते हैं। वृष राशि है, उसका जो सिंबल है बुल है, वो भी चतुष्पाद हो गया। मिथुन राशि है, वो ट्विंस हैं, तो मानव हो गया। कैंसर राशि है, कर्क राशि है, उसका क्रैब हो गया। तो हम चाहेंगे जलचर और कीट। इस तरह से हम जो है इनका डिवीजन करते हैं, और इससे हमें जो है वो 4 तरह के रिलेशन मिलते हैं। एक तो दोनों का वश एक है, वो बहुत अच्छा माना गया। फिर एक दूसरे के हम कहते हैं मित्र होते हैं, शत्रु होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, और एक भक्ष होते हैं। मतलब जैसे कि आदमी या कोई भी जानवर किसी मछली को खा सकता है, क्रैब को खा सकता है, तो वो भक्ष हो गए। तो उसके डिपेंडेंट ऑन दैट एक्चुअली ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी राशि है दोनों की, वो किस कैटेगरी में आते हैं, और उसके हिसाब से भक्ष जो है या शत्रु तो नहीं है, उससे अगर है तो नेचुरली आपस में म्यूचुअल अट्रैक्शन नहीं होगा। तो इसका वेटेज 2 पॉइंट का दिया गया। उसके बाद हमने तारा कंसीडर किया। तारा मीन्स कि जो प्रॉब्लम होती है मैरिड लाइफ में उसको इंडिकेट करता है, और ज्योतिष में जो है 9 तरह की ताराएं मानी गई। और जो ताराओं के नाम हैं: जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्ययरी, साधक, वध, मित्र और अतिमित्र। इसमें से जो कुछ ताराएं हैं वो अच्छी नहीं मानी गई, वो क्योंकि वो शादी में प्रॉब्लम इंडिकेट करती हैं। जैसे एक जन्म हुआ, विपत हुआ, जन्म, संपत, विपत हो गया। प्रत्ययरी, प्रत्ययरी मतलब एनिमिटी, दुश्मनी, और लास्ट में वध। तो 1, 3, 5, 7 नंबर की जो ताराएं होती हैं वो अच्छी नहीं मानी गई, और वो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम इंडिकेट करती हैं। तो हम यही देखते हैं कि जो तारा निकालने का तरीका भी है कि अगर हमें लड़के की तारा निकालनी है तो लड़के के नक्षत्र से हम लड़की के नक्षत्र तक काउंट करते हैं, और जो भी नंबर आता है उसको हम 9 से डिवाइड कर देते हैं, और 9 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर से हमें ये पता लगता है कि कौन सी तारा है। जैसे 1 नंबर रिमाइंडर है तो जन्म है, 2 है संपत है, 3 है विपत है। इस तरह से जो है हम तारा डिसाइड करते हैं। इसीलिए लड़की की तारा निकालने के लिए भी हम लड़की के नक्षत्र से लड़के के नक्षत्र तक काउंट करते हैं, और जो भी नंबर आता है उसको हम 9 से डिवाइड कर देते हैं, और 9 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होता है उसके बेसिस पर लड़की की हमें तारा का भी पता लग जाता है। तो इस तरह से हम ताराएं निकाल सकते हैं, लड़के की निकालनी हो या लड़की की निकालनी हो, और दोनों ताराओं के बेसिस पर उनको कुछ गुण मिल जाते हैं। उसके बाद जो हम आस्पेक्ट कंसिडर करते हैं वो बेसिकली योनि कहते हैं हम, और योनि को जो है 4 पॉइंट का वेटेज दिया गया है गण मिलान में। और हम अगर अपना हॉरोस्कोप देखें तो आप देखेंगे कि योनि के अगेंस्ट में किसी न किसी जानवर का नाम लिखा होता है, और मैंने बहुत लोगों से सुना है कि जो जानवर का नाम लिखा होता है वो इंडिकेट करता है कि पिछले जन्म में हम क्या थे। दोस्तों, इसका पिछले जन्म से कोई रिलेशन नहीं है। योनि का अर्थ होता है कि सेक्सुअल कंपेटेबिलिटी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, और उसको हम कैसे देखते हैं? जानवर का नाम इसलिए लिखा होता है कि वो इंडिकेट करता है जो स्पेसीज है, जानवर है, उसकी सेक्सुअल इंस्टिंक्ट क्या है। और सेक्सुअल इंस्टिंक्ट के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि सेक्सुअल कंपेटेबिलिटी हस्बैंड वाइफ की होगी या नहीं होगी। तो उसमें यही कहा
कि अगर दोनों की योनि अगर एक है तो बेस्ट है, फिर अगर वो मित्र हैं तभी भी ठीक है, आपस में अगर शत्रु होते हैं तो अच्छी नहीं होती एक्चुअली में। तो ये जो योनि है ये बेसिकली हमारी सेक्सुअल कंपेटेबिलिटी के लिए है, इसका और कोई किसी चीज़ से रिलेशन नहीं है। और योनि को जो हम इवन जो जब हम बिजनेस पार्टनरशिप की बात करते हैं तो उसमें भी योनि हमेशा देखी जाती है कि दोनों पार्टनर की योनि क्या है और उसमें मैचिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर जो हम मैचिंग करते हैं, जो हम ज़्यादा वेटेज देते हैं, वो था मैचिंग ऑफ लॉर्ड ऑफ मून साइन। दोनों की जो चंद्र राशि है उनके स्वामियों का आपस में मैचिंग, और उसको जो है 5 पॉइंट का वेटेज दिया गया इसमें गन मिलान में। और इसमें जैसे दोनों के मून साइन हैं और उनके जो लॉर्ड्स हैं, स्वामी हैं, उनका हमें आपस में रिलेशनशिप देखनी, आपस में रिलेशनशिप देखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि स्वामी एक ही है तो उनको पूरे 5 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर म्यूचुअल फ्रेंड है तो 5 पॉइंट मिल जाएंगे। और फिर अगर एक एनिमी है, एक न्यूट्रल है, एक एनिमी है, एक फ्रेंड है, या दोनों म्यूचुअल एनिमीज हैं, तो फिर पॉइंट्स धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। बट अगर दोनों के मून साइन के लॉर्ड अगर फ्रेंड होते हैं या एक ही होता है तो उनको पूरे 5 पॉइंट मिलते हैं। फिर गन आया, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसकी हम लगता लोग बहुत पूछते हैं इसके बारे में कि गन क्या है। और गन को 6 पॉइंट का वेटेज दिया गया। और हम जानते हैं कि गन बेसिकली आपकी प्रवृत्ति जो है वो इंडिकेट करता है। और गन 3 तरह के होते हैं, देव, मनुष्य और राक्षस, या इसको हम कहें डिवाइन, ह्यूमन एंड डेमन गना। तो नक्षत्रों के ऊपर इसका क्लासिफिकेशन है। कुछ नक्षत्र डिवाइन कैटेगरी में आते हैं, कुछ नक्षत्र ह्यूमन कैटेगरी में आते हैं, और कुछ नक्षत्र डेमन कैटेगरी में आते हैं। तो ये व्यक्ति की नेचर को इंडिकेट करता है। और अगर हम बात करें तो डिवाइन मतलब देव, तो इनकी जो नेचर होती है सात्विक नेचर होती है, मतलब एवरीथिंग गुड अबाउट देम, दे कांट थिंक ऑफ एनीथिंग बैड अबाउट एनीबॉडी। तो देव मनुष्य उस टाइप के होते हैं जो कि सब उनका बहुत अच्छा होता है, कभी कोई चीज़ खराब नहीं होती उसमें। मनुष्यगण का मतलब राजसिक जो नेचर होती है, इट मीन्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एंड बैड। कुछ अच्छा भी हो सकता है और कुछ खराब भी हो सकता है। तो अच्छे बुरे का जो कॉम्बिनेशन है वो मनुष्य है। और डेमन मतलब उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो तामसिक होती है। और तामसिक प्रवृत्ति का जैसा आप जानते हैं इसका अर्थ होता है कि एवरीथिंग बैड अबाउट दैट पर्सन, नथिंग गुड अबाउट दैट पर्सन। तो ये तीनों का नेचर हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैरिज के लिए हमें क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर दोनों का गुण, दोनों का गण अगर एक ही है, दोनों का देव है, दोनों का मनुष्य है, या दोनों का राक्षस है, तो दैट इज द बेस्ट थिंग। क्योंकि हमें हस्बैंड वाइफ का अगर नेचर एक हो जाए तो उससे अच्छी तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, उसे वही हमें ज़रूरत है। तो इसका अर्थ है कि दोनों का राक्षस भी है तो बहुत अच्छा है, दोनों का मनुष्य भी है तो बहुत अच्छा है, और दोनों का अगर देवगण है तभी भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन जब आती है कि जब एक गण नहीं होता तो हम कह सकते हैं कि देव और मनुष्य भी आपस में चल सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। प्रश्न जब उठता है या प्रॉब्लम जब आती है जब एक का गण देव या मनुष्य होता है और दूसरे का गण राक्षस होता है, तब जो है हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम आने की प्रश्न आता है। अब शादी, जैसे मैंने कहा कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी उस टाइम, तो हमें देखा कि जो पर्पस था, जो प्रिंसिपल था कि लड़की का गण खराब नहीं होना चाहिए। अगर लड़के का गण देव या मनुष्य है तो लड़की का राक्षस नहीं हो सकता। अगर लड़की का गण अगर राक्षस होगा तो वो फैमिली के ऊपर हावी हो सकती है, जो कि उस सोसाइटी में अच्छा नहीं माना गया था। तो इसका जो गण का जो पर्पस है, जैसा मैंने कहा, एक है तो बहुत अच्छा है, देव मनुष्य है तो अच्छा है। लेकिन जब एक का देव मनुष्य है और दूसरे का राक्षस है, जब प्रॉब्लम वाली बात है। और मैंने कहा कि जो प्रिंसिपल था वो ये था कि लड़की का गण राक्षस नहीं होना चाहिए, और अगर लड़के का देव मनुष्य है। लेकिन अगर लड़के का गण राक्षस है और लड़की का देव मनुष्य है, दैट वाज एक्सेप्टेबल, बिकॉज दैट वाज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो ये गण मिलान था।
उसके बाद हम बकूट दोष की बात करते हैं, क्योंकि उसको भी जो है वेटेज बहुत ज़्यादा दिया गया, 7 पॉइंट का वेटेज दिया गया, 7 पॉइंट्स का वेटेज दिया गया। अब बकूट है क्या? बकूट इज द मैचिंग ऑफ मून साइन, कि दोनों की जो चंद्र राशियां हैं उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है। मैं अगर कहूं कि एक की राशि मेष है, एक का टॉरस है, तो उनका जो म्यूचुअल रिलेशनशिप 2-12 हो गया। एक की राशि अगर मेष है, एक की राशि कन्या है, तो उनका जो म्यूचुअल रिलेशनशिप हो गया वो 6:8 हो गया। तो इस तरह से दोनों राशियों का आपस में क्या रिलेशनशिप है वो हम इस बकूट दोष में देखते हैं। और आप देखेंगे कि जो 12 राशियां होती हैं हमारी, 12 राशियों में 7 तरह की रिलेशनशिप हो सकती है, 7 टाइप ऑफ रिलेशनशिप। 1:1 है, दोनों एक ही राशि है। 7:7 है, एक का मेष राशि है, एक की तुला राशि है, 7:7 रिलेशनशिप हो गया। फिर 2:12, 2:12 रिलेशनशिप हो सकती है, 3:11 हो सकती है, 4:10 हो सकती है, 5:9 हो सकती है, या फिर 6:8 हो सकती है। तो इस तरह के 7 प्रकार की रिलेशनशिप बनती है 12 राशियों में। और इसमें से कुछ रिलेशनशिप को शादी के लिए हमने अच्छा माना और कुछ रिलेशनशिप को शादी के लिए खराब माना। तो 3 रिलेशनशिप हैं जो शादी के लिए अच्छी नहीं मानी गई। अगर उनका मून साइन का रिलेशनशिप अगर 2-12 है, आपस में 2-12 है, या 6-8 है, चडाष्टक रिलेशनशिप है, या 5:9 रिलेशनशिप है, तो शादी के लिए जो है वो अच्छा नहीं माना गया। जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि अगर 2-12 का रिलेशनशिप होता है तो नेचुरली इट इंडिकेट्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इन द मैरिड लाइफ। आपके जो खर्चे होते हैं वो इनकम से ज़्यादा होते हैं और वो उसको हमने अच्छा नहीं माना। तो हमेशा जो है, जो हस्बैंड वाइफ है या फैमिली है, उसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम बनी रहती है, जो कि एक प्रॉस्पेरस मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। दूसरा रिलेशनशिप जो खराब है वो 6:8 है, और 6:8 का जो रिलेशनशिप वाकई में खराब माना गया, क्योंकि उसमें कहा गया कि पहले तो दोनों की हेल्थ को एडवर्सली इफेक्ट करता है, दोनों की हेल्थ के ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और दूसरा, ये जो आजकल जितने भी घटनाएं होती हैं हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, मारपीट होती है, सुसाइड होते हैं, मर्डर होते हैं, या एक दूसरे को मारते हैं, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं कि जब उनके मून साइन का रिलेशन आपस में 6:8 होता है। तो ये आजकल के टाइम में बहुत डेंजरस है। So if we can avoid, actually that is always better, कि दोनों के मून साइन का रिलेशनशिप 6:8 नहीं होना चाहिए। तीसरा जो रिलेशनशिप मैंने कहा कि जो अच्छा नहीं माना गया शादी के लिए, वो रिलेशनशिप है 5:9। अब 2-12 और 6-8 तो समझ में आता है सबको, जितने भी थोड़ा बहुत जिसको ज्योतिष का ज्ञान है। अब क्वेश्चन ये आता है कि 5:9 रिलेशनशिप क्यों खराब है? 5 और 9 रिलेशनशिप तो त्रिकोण हाउसेस हैं, ये हमारे धर्म के स्थान है। 5वां हाउस कहते हैं कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का होता है, और 9वां हाउस हमारे इस जन्म के कर्मों का या हमारा भाग्य स्थान है। तो ये खराब क्यों है शादी के लिए? दैट इज द मेन क्वेश्चन एक्चुअली। और खराब इसलिए माना गया कि अगर दोनों का आपस में रिलेशनशिप 5:9 होता है, तो कहते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं दोनों, और जब बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे तो आप देखेंगे कि उनका जो बेसिक टाइम है, वो जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, धार्मिक एक्टिविटीज़ या रिलीजियस एक्टिविटीज़, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। एक आप देखते हैं कुछ हस्बैंड वाइफ को कि किसी एक साधु के प्रवचन सुनने जा रहा है, दूसरा दूसरे के साधु के प्रवचन सुनने जा रहा है, और इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फैमिली के प्रति, वो नेग्लेक्ट होती हैं। बच्चों का ख्याल नहीं कर पाते, या जो अपनी फैमिली है उसका प्रति जो उनकी रुचि है, उनका जो ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको पूरी नहीं कर पाते। तो इसलिए ये रिलेशनशिप जो है वो ख़राब माना गया, और बाकी 3 रिलेशनशिप ठीक होती हैं। तो
ये बकूट दोष है। इसके बाद लास्ट में नाड़ी दोष होता है और उसको सबसे ज़्यादा पॉइंट दिए गए, 8 पॉइंट का वेटेज, और ये ज्योतिष में या गुण मिलान में इसको सबसे इम्पॉर्टेंट माना गया। और कहा गया कि जो नाड़ियाँ हैं वो हमारी 3 नाड़ी होती हैं, आदि, मध्य और अंत नाड़ी। और इसका भी क्लासिफिकेशन नक्षत्रों के ऊपर बेस्ड है कि कौन से नक्षत्र आदि नाड़ी में आते हैं, कौन से मध्य में आते हैं, कौन से अंत नाड़ी में आते हैं। और इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ नाड़ी बताई गई, तो वही जो है हमारी आदि, मध्य और अंत नाड़ियाँ हैं। अब क्वेश्चन ये है कि नाड़ी दोष क्या है। नाड़ी दोष है कि अगर लड़के और लड़की की नाड़ी अगर एक है, आदि है दोनों की, दोनों का मध्य है या दोनों की अंत नाड़ी है, तो हम कहते हैं कि दोनों नाड़ी दोष से पीड़ित होते हैं। तो ये नाड़ी दोष है। इसके कुछ परिहार हैं कि कुछ कंडीशन में नाड़ी दोष नलिफाई हो जाता है। और वो जो कंडीशन है वो ये है कि अगर दोनों का नक्षत्र एक है, तो नेचुरली अगर एक नक्षत्र होगा तो उनका नाड़ी भी एक ही होगी। बट अगर एक नक्षत्र है और राशियां अलग अलग हैं, तो उस केस में नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। या दूसरा केस है कि राशि एक है बट नक्षत्र अलग अलग है, तो ये भी सिचुएशन है, तो उस केस में भी नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। और नाड़ी दोष का जो इफेक्ट है जो बताया गया ज्योतिष में, उसका 3 तरह से इफेक्ट करता है। कहते हैं एक तो सेपरेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, या हम कहेंगे विडोहुड को भी, इट कैन रिजल्ट इनटू विडोहुड आल्सो। सेकंड होता है कि दोनों की हेल्थ को खराब करता है, हस्बैंड एंड वाइफ की हेल्थ को खराब करता है। और तीसरा कहते हैं कि या तो संतान ना होने वाला एक कॉम्बिनेशन बनाता है कि डिनायल ऑफ प्रोजेनी, या दूसरा हो सकता है कि संतान की हेल्थ खराब हो। तो 3 तरह से ज्योतिष में कहा गया कि नाड़ी दोष इफेक्ट करता है। बट सबसे ज़्यादा वेटेज जो है हमें नाड़ी दोष को दिया गया। तो इस तरह से हम 8 चीज़ों को, जो गुण मिलान का कंसेप्ट है, उसमें हम कंसिडर करते हैं। बट जो जैसा मैंने कहा कि आज के टाइम में ये गुण मिलान का जो कंसेप्ट, एज ओल्ड कंसेप्ट है, वो एप्लीकेबल नहीं है। और इवन नाड़ी दोष में जो इतनी सारी बातें की गई कि डेथ हो सकती है या हेल्थ खराब हो सकता है, डिनाइल ऑफ प्रोजेनी हो सकती है, वी कम अक्रॉस हंड्रेड्स ऑफ केसेस कि नाड़ी दोष होता है एंड एवरीथिंग इज फाइन। बिकॉज एक चीज़ के ऊपर आपकी सब एक कोई लाइफ का एस्पेक्ट डिपेंड नहीं करता, बिकॉज बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं ज्योतिष में, बहुत सारे योग होते हैं, हमें उन सब को देखना पड़ता है। एक चीज़ के ऊपर डिपेंड करके हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। बट एनीवे जो भी चीज़ें हैं वो ये हम लोग 8 एस्पेक्ट कंसिडर करते हैं गुण मिलान में, और इनका जो टोटल वेटेज होता है वो 36 पॉइंट्स का होता है। और हमारे साथ विवाह पाठक मैत्री जी भी जुड़ी हुई हैं। उन्होंने पिछले बार एक प्रश्न पूछा था कि अगर 8th लॉर्ड ऑफ 8th हाउस सैटर्न इज इन द 6th हाउस बट इज रेट्रोग्रेड, मतलब 8वें भाव का स्वामी शनि जो है वो 6ठे भाव में प्लेस्ड है और वो बकरी है, तब पूछती हैं कि तब 8th हाउस को ओके माना जाएगा फॉर मैरिज और नॉट। 8th हाउस को मैरिज के पर्पज के लिए ठीक माना जाएगा अथवा नहीं। और उन्होंने और भी लिखा है कि जैसा आपने कहा कि 8th हाउस को देखा जाता है कि मैरिज चलेगी या नहीं। विवाह जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 8th हाउस हमारा शादी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस है। वो ही इंडिकेट करता है कि जो मैरिटल बॉन्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। और अगर 8th हाउस अगर मेलेफिक प्लैनेट से एफ्लिक्टेड होता है तो हम कहते हैं कि जो वैवाहिक बंधन है वो कमज़ोर है, इसलिए शादी टूटने की संभावना होती है। तो जब हम कहते हैं कि मेलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, तो उसमें कहा कि सैटर्न, मार्स और राहु 3 जो प्लैनेट कंसिडर किए गए इस पर्पस के लिए। और ये कहा कि अगर तीनों में से कम अगर 2 प्लैनेट का एसोसिएशन 8th हाउस के साथ है तो जो मैरिटल बॉन्ड होता है वो वीक होता है। तो
बट आपने कहा कि सिर्फ एक शनि है जो कि 8th हाउस का लॉर्ड होकर 6th हाउस में प्लेस्ड है। एक मेलिफिक प्लैनेट का कोई उसके ऊपर ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता। और अगर हम 8th हाउस की बात करें तो आप देखते हैं कि उसका जो कारक है वो शनि है, कारक है वो शनि है। और कारक अगर 6th हाउस में बैठा है तो 6th हाउस में बैठकर वो 8th हाउस को आस्पेक्ट भी कर रहा है, उसको देख भी रहा है। और जब कारक अपने भाव को देखता है तो उसका नाश नहीं करता, उसको ठीक रखता है। तो भले ही, और दूसरा कहा कि वक्री है, तो वक्री होने का अर्थ सिर्फ यही है कि वक्री होने से जो है वो प्लैनेट जो है थोड़ा सा उसको बल मिल जाता है और स्ट्रांग हो जाता है। कारक स्ट्रांग है, कारक अपने भाव को देख रहा है, तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि शादी के लिए ये अच्छा ही प्लेसमेंट है और इसमें कोई ऐसा नेगेटिव इन्फ्लुएंस उसका आपकी मैरिड लाइफ पर नहीं आएगा अगर एक ही शनि अगर एसोसिएटेड है विद द 8th हाउस। तो दोस्तों, हम अपना प्रोग्राम यहीं पर अभी समाप्त करते हैं। हमारे साथ सुशील कुमार जैन भी जुड़े हुए हैं, उनका भी प्रश्न है, तो कोशिश करेंगे कि हम अगली बार उस प्रश्न को लें। और आप लोग प्रश्न भेजते रहिए, अपने व्यक्तिगत प्रश्न हो या ज्योतिष से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप पूछते रहेंगे, हमारा भी उत्साह बढ़ता रहेगा और हम सब के लिए अच्छा रहेगा। और हम प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार।